नमस्कार साथियों, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के इस लेक्चर सीरीज में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज के इस लेक्चर सीरीज में हम सब पढ़ेंगे कि भाई जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें क्या अंतर होता है। ये टॉपिक हमने इस दोस्तों इसलिए उठाया है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम है हम लोगों का उसमें ये जो पॉइंट है या फिर आप कह लीजिए कि मतलब ये जो क्वेश्चन नॉर्मल जो लोग हैं, ठीक है, चाहे आप सर बोल लीजिए या जो भी हैं, ठीक है, इन लाइफ में भी अगर आप कहीं पर जाते हैं तो वो लोग भी पूछते हैं भाई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है। और ये जो डिफरेंस है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एग्रीमेंट एक अलग चीज़ है, वहाँ पर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमको ये वीडियो इसलिए पर्सनली आपको बना करके बताना पड़ रहा है कि भाई एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है और किस प्रकार से आप बहुत ही ईजिली इसको डिफाइन कर सकते हैं। बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये डिफाइन करने में प्रॉब्लम होती है। मैंने देखा है 95% लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि भाई एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में जो भी आपकी एग्रीमेंट व कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कन्फ्यूज़न है वो दूर होने वाली है। और अगर आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं समझा है, कोई भी आपने वीडियो देखी है समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो काफ़ी आपको ईजिली समझा देगा कि भाई एग्रीमेंट क्या चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लगभग 99% आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एग्रीमेंट व कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस प्रकार से इसमें अंतर है। सब्सक्राइब करें ओमकार BLLB यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको कमाल की एजुकेशनल और हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। दोस्तों जो एग्रीमेंट होता है सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमने पॉइंट लिख दिया है। ठीक है, वैसे भी हमने सबसे ऊपर लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोगों ने आंसर बताया ताकि आप लोग फॉर्मेट को भी देखते चलें। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले आप एग्रीमेंट डिफाइन कर सकते हैं या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्रीमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है? दो पक्षों द्वारा किसी एक बात पर सहमति की एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, तथा यह कॉन्ट्रैक्ट करने से पूर्व ही होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने से पूर्व ही होता है। पूर्व मतलब पहले होता है। यहाँ पर हमने दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया है ताकि काफ़ी लोग इजीली समझ पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट के बाद का स्टेप होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अगर आप मतलब कि बाहर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप बाइक घर से निकालेंगे। ठीक है, घर में रखे होंगे तो उसको निकालेंगे, उसके बाद में आप फिर उस पर बैठेंगे, फिर जाएंगे बाहर। ठीक है, लेकिन ये जो मतलब आप समझ लीजिए, ये जो बाहर आप बाइक निकाल रहे हैं ये जो स्टेप है वो एग्रीमेंट है। उसके बाद में आप बैठ के जा रहे हैं तो बैठ के जाने वाला वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो जो एग्रीमेंट होता है वो उसके पहले का स्टेप है। ठीक है, जैसे कि बाहर जाने से पहले हम लोग बाइक निकालते हैं, उसको बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, तो वही चीज़ें हैं। तो एग्रीमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट से पहले की चीज़ें होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको एग्जाम में ये पॉइंट जरूर लिख देना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 के ई के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया है। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि वो उनको पता नहीं हो पाएगा भाई इसको पता है कि नहीं क्या है एग्रीमेंट। ठीक है, अगर आप बताएंगे कि भाई ये 2E के अंतर्गत डिफाइन है तो आप वो भी समझ जाएंगे भाई हाँ लड़का पढ़ा लिखा है। ठीक है, उसने ये सब चीज़ें देखी है। बाकी हमने सरल शब्दों में जो भी इसका डिफिनेशन था उसके पहले वाले लेक्चर सीरीज में बताया था। लेक्चर सीरीज फॉलो करिएगा, मैं उसका जो लिंक है डाल दूंगा। ये 6वीं या फिर 7वीं वीडियो लेक्चर सीरीज है। ठीक है, तो उसको आप फॉलो करिएगा और हमने काफ़ी वीडियोस पे बना दी है। और चलिए कॉन्ट्रैक्ट को भी देखते हैं। अभी आपने एग्रीमेंट देखा, एग्रीमेंट सिंपल सी है। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट 2E के अंतर्गत परिभाषित हैं। ठीक है, और क्या है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे पहले का एक स्टेप होता है। ठीक है, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहले एग्रीमेंट होगा फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी हम लोग देखेंगे ये जो स्टेप्स हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आराम से प्रेम से पढ़ी। ठीक है, तो अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट को आप डिफाइन कर दीजिएगा, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करिएगा। इसमें क्या है कि जब एग्रीमेंट संविदा के सेक्शन 10, ठीक है, सेक्शन 10 नहीं पढ़ा है तो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने वीडियो लेक्चर में जो हमारी पिछली जो भी लेक्चर सीरीज में उसमें हम लोगों ने बताया था कि भाई सेक्शन 10 क्या है। यहाँ पर भी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ेगा। लेकिन आप लोग प्लीज़ जो लेक्चर सीरीज है उसको शुरू से देखिए ताकि जो कन्फ्यूज़न होने वाला है वो ना हो। ठीक है, तो जब एग्रीमेंट होता है, जब एग्रीमेंट संविदा के सेक्शन 10 को पूरा कर लेता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सिंपल सी बात है। एग्रीमेंट क्या है? मैंने भी अभी आपको बताया कि एग्रीमेंट एक पहले का स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, और अगर वही एग्रीमेंट जो है वो सेक्शन 10 को फुलफिल कर लेता है, पूरा कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट।
एक बार फिर से हम समझाना चाहेंगे जिसको भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के पहले का स्टेप होता है, ठीक है। अगर वो जो एग्रीमेंट है, ठीक है, जो एग्रीमेंट वो पहले का जो स्टेप है वो अगर सेक्शन 10 को फिलअप करेगा, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट लिखी गई है वो फिलअप करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको अभी भी नहीं समझा तो रिवर्स करके एक बार फिर से सुन लीजिए ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित 2H के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है, वही सेम है जैसे कि एग्रीमेंट को कहाँ पर परिभाषित किया गया है 2E के अंतर्गत, और कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर परिभाषित किया गया है सेक्शन 2H के अंतर्गत, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत। ये आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने जो एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, उसको हम लोगों ने परिभाषित कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है भाई सेक्शन 10 ऐसा क्या है जो कि मतलब यहाँ पर बवाल मचा रखा है भाई, एग्रीमेंट अगर सेक्शन 10 को फिलअप करेगा तभी जा करके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है, इफ़ द एग्रीमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 इट्स बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये हम लोग ऐसा लिखते थे, बाकी आपको लिखना हो तो लिख दीजिएगा, नहीं तो यही इतना बहुत है। हिंदी वाले वो लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले ये अपना डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हिंदी वाले भी डाल सकते हैं। बाकी जो एलिमेंट है वो हिंदी वाले इंग्लिश वाले सब यही लिखिएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इंग्लिश में बहुत ही ईजी है। अब कुछ लोगों को आई थिंक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम से डरिए मत, इसका सामना करिए। और जो ये जो एलिमेंट है वो इंग्लिश में ही लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम इंग्लिश वाले तो लिख ही सकते हैं, बाकी हिंदी मीडियम वाले भी सोच रहे होंगे भाई मैं इसको लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। आप लोग लिख सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि ये लैंग्वेज में लिखो वो लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। बाकी आप लोग अपने सर से भी बात कर सकते हैं, नहीं तो हिंदी में इसका आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे जो भी कॉलेज है उसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, हम लोग लिखते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूँ जहाँ तक, ठीक है। तो चलिए एलिमेंट को देख लेते हैं। एलिमेंट ऑफ सेक्शन 10 जो कि मैंने आपको बताया कि भाई एग्रीमेंट जो होता है वो अगर सेक्शन 10 को फिलअप करेगा तभी क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो चलिए एलिमेंट क्या है, इसके अंतर्गत कुछ 5 एलिमेंट है। मैंने पहले भी बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको लिखना होता है, ठीक है। पहला जो है वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी कि किसी के द्वारा किसी को ऑफ़र दिया गया हो और दूसरे बंदे के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया हो, ठीक है। और इसके बाद में क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है भाई जो भी आपने ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस किया, ठीक है, जैसे कि मैंने आप और उसको बोला कि भाई मेरी कार ले लो, बोला भाई अच्छा ठीक है मैं कार ले लूँगा, तो ये लॉफुल है। कार बेचना, लेना, खरीदना ये सब लॉफुल है। यहीं पर हम अगर बोलते हैं भाई गांजा ले लो, गांजा खरीद लो, तो ये अनलॉफुल हो गया, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और जो थर्ड है वो है कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने अभी आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आगे आप पढ़ेंगे कि जो सेक्शन 25 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बताता है कि भाई जो कंसिडरेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है, बिना कंसिडरेशन के वो नहीं बन सकता, ठीक है। उसके कुछ अपवाद भी हैं, हम लोग देखेंगे, लेकिन कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो लेक्चर सीरीज आएगी कंसिडरेशन की और वो अलग से आएगी, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस था, ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस था। और सेकंड क्या था, लॉफुल ऑब्जेक्ट था। और जो थर्ड था वो कंसिडरेशन, यानी कि कुछ पैसा रुपया, जैसे कार बेच रहे हैं तो उसके बीच में क्या है, अब वो पैसा देगा तब तो वो कार लेगा ना, ठीक है। या फिर आप दुकानदार के पास जाते हैं, भाई मेरे को मोबाइल फ़ोन दे दो, तो वो मोबाइल फ़ोन आपको फ्री में थोड़ी उठा के दे देता है, ठीक है। वो आपसे पैसा लेता है तभी आपको देता है, ठीक है। तो उसको पैसा चाहिए और आपको मोबाइल चाहिए, तो वही उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, तो उसका कंसिडरेशन पैसा हो गया। आपके लिए मोबाइल इंपॉर्टेंट था, बात करना था या फिर पढ़ाई करनी थी, उससे हमारी वीडियो देखनी थी, ठीक है, पढ़ना था, तो वो आपका कंसिडरेशन हो गया। ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, कंसिडरेशन। और चलिए फोर्थ क्या पॉइंट है वो देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, कम्पिटेंट पार्टी। कम्पिटेंट पार्टी मतलब कि सक्षम पक्ष भी होना चाहिए। सक्षम पक्ष मतलब कि आपके पास पैसा नहीं है, आप भिखारी हैं, ठीक है, आप जाकर के उधर मोबाइल वाले के शॉप पर आप जाकर के अगर मोबाइल ख़रीदने के लिए बोलेंगे कि भाई मैं 10 रुपये दे रहा हूँ, दे दो, तो वो थोड़ी ना देगा, आपको भगा देगा ना। तो वही चीज़ है, कानून ये भी देखती है भाई वो जो बंदा था वो कम्पिटेंट था कि नहीं, वो माइनर तो नहीं है, बच्चा तो नहीं है, ऐसे मनमानी जा करके दे रहा है, ठीक है, बच्चे से कुछ भी करवाया जा सकता है। वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है, कम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए, सक्षम पार्टी होना चाहिए। जैसे कि अभी अंबानी हो गए, ठीक है, अंबानी क्या है कि वो लाखों करोड़ों अरबों में खेलते हैं और हम लोग मतलब कि हज़ार 2,000 या फिर लाख तक की
हम लोग खेलते हैं, तो हमारा और अंबानी का थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं, हम कहाँ अंबानी कहाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो पार्टीज होती हैं वो थोड़ा भी देखा जाता है भाई पार्टी किस प्रकार से वो सक्षम है कि नहीं, ऐसा मनमानी तरीके से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, अब या फिर ये चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अंबानी का मैंने एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर मेरे को एक बात और याद आ गई। अभी काफ़ी लोग हो सकता है बोले, भाई कुछ लोगों के दिमाग में आ गया, भाई जियो जो है उसका हम लोग सर्विस यूज कर रहे हैं, तो हम लोग इनडायरेक्टली वो चीज़ें यूज कर रहे हैं, वो एक दूसरे कंपनी, ठीक है, इनडायरेक्टली कंपनी के थ्रू यूज कर रहे हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। भाई मैं इतना पैसा आपको दे रहा हूँ और आप इतने दिन तक हमको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो भी आपका रिचार्ज रहता है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, लेकिन वो कंपनी के थ्रू हो रही है, उसके लिए आप सक्षम हैं। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट अंबानी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटेंट पार्टी भी होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अंबानी ने जियो बना करके ऐसा रूल निकाला कि भाई ऐसा करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा ऐसा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसे चीज़ें की है, वो उन्होंने सक्षम ऐसा किया कि भाई 599 करोगे तो हमको इतना तुमको देंगे। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमने सोचा भाई काफ़ी लोग ऐसा बोलेंगे भाई अंबानी से नहीं कर सकते, ये सब भी चीज़ें संविदा के ही अंतर्गत हैं। ठीक है, और जो फिफ्थ है वो है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट क्या होता है, बहुत ही ईजी है। फ्री कॉन्सेंट मतलब कि कोई इसके गन वन पे, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आएगी, और ये जो पॉइंट है फ्री कॉन्सेंट, अगर एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, तो उसको मतलब ये भी जिस तरीके से एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट है उसी तरीके से फ्री कॉन्सेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है वो भी 99% पूछा जाता है। ये तो मतलब 100% ही आप समझ लो पूछा ही जाएगा, फ्री कॉन्सेंट पूछा ही जाएगा, मेरे को तो ऐसे ही लगता है 100% है, क्योंकि हम लोगों का भी ऐसा ही था, पूछा ही गया था ये चीज़ें। कितना भी आप देख लो फ्री कॉन्सेंट जरूर आएगा। ठीक है, तो ये जो फ्री कॉन्सेंट होता है इसमें क्या होता है, स्वतंत्र सहमति होता है। जैसे कि आपके कोई माथे पे बंदूक तो नहीं रख दिया था, उसके वजह से आप डर करके अपना खेत द्वार, ठीक है, खेत बेच दिए, प्रॉपर्टी बेच दिए, तो वो सब चीज़ें देखी जाती है कि भाई इसका फ्री कॉन्सेंट था कि नहीं। ठीक है, अगर ये जो 5 पॉइंट आप लोगों ने देखा, ठीक है, यहाँ पर जो आप लोगों ने 5 पॉइंट देखा, ये जो सेक्शन 10 के अंतर्गत आती थी, ठीक है, ये अगर जो एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट को मैंने फिर से बताया था कि भाई ये जो एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के पहले का स्टेप होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। एग्रीमेंट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट के पहले का स्टेप है। अगर वो जो पहले का स्टेप एग्रीमेंट है, वो अगर ये जो चीज़ें हैं, ये जो 5 चीज़ें हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताई एक एक करके, वो अगर फुलफ़िल करता है भाई, जो भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन एक लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, साथ में फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें एग्रीमेंट में हैं, ठीक है, अगर ये सब चीज़ें एग्रीमेंट में हैं तो वो क्या बन जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोगों का आई थिंक यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गया होगा कि भाई एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब कैसे पहले का स्टेप है, थोड़ा सा वो देख लीजिए। एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है वो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर हमने बहुत ही ईजी वे में यहाँ पर हमने समझा दिया है। ठीक है, डोंट वरी, बहुत ही ईजी है ये। बहुत सारे लोग देख के डर भी गए होंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमने आपको बताया था, ये चीज़ हमने एक वीडियो में और भी मैं समझा चुका हूँ, ये मैं फिर से इसलिए समझा रहा हूँ बाकी जो भी जिसको भी अभी कन्फ्यूजन हो गया हो, बचा खिंचा हो, तो वो सब भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें हैं 2A 2B, ये क्या है, मतलब कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर जो भी 2 है उसके A के अंतर्गत प्रपोजल है, 2B यानी कि 2B के अंतर्गत प्रॉमिस को परिभाषित किया गया है, 2D के अंतर्गत कंसिडरेशन को, एग्रीमेंट को 2E के अंतर्गत, कॉन्ट्रैक्ट को जैसा कि मैंने आपको बताया 2H के अंतर्गत उसका जो भी परिभाषा है वो दी गई है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है, और बाकी हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रपोजल देख लेते हैं। क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें सबसे पहले प्रपोजल दिया जाता है, किसी भी बंदे के द्वारा एक इन्विटेशन आता है। ठीक है, जैसे कि कार बेचने का हुआ तो कार बेचने के लिए एक बंदा जाएगा, या फिर कोई रास्ते में ही मिल गया तो बोलता है भाई मेरे को अपनी कार बेचनी है, तो बेचने की जो ये बातें बोल रहा है वो प्रपोजल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगर दूसरे बंदों को मतलब चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो वहाँ पर उस स्थिति में जैसे कि वो रास्ते में कोई बंदा उसका दोस्त ही मिला, भाई ये जो गाड़ी है मैं बेच रहा हूँ, आप लेना चाहेंगे। ठीक है, आप अपने दोस्त से ही बोलते हैं मान लीजिए, तो वो बोलता है भाई ठीक है मैं ले लूँगा, देखता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक थोड़ा सा प्रॉमिस के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये एक प्रॉमिस है। यहाँ पर क्या होता है, सद्भावनापूर्वक भाव होती है कि भाई वो लेगा नहीं लेगा। ठीक है, वो फिर बताता है फिर मैं लूँगा नहीं लूँगा। ये जो सद्भावनापूर्वक जो भाव होता है, भाई लूँगा
ठीक है, देखता हूँ, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉमिस के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, बाद में उसको लगता है कि भाई अच्छा मैं ले लेता हूँ, तो वो फिर बोलता है भाई मैं, तो आप कितना पैसा लेंगे। ठीक है, वो जो दोस्त है आपका वो बोलता है भाई अच्छा ठीक है, आप पैसा कितना लेंगे, तो वो बोलता है भाई मुझे 3 लाख 4 लाख या फिर 10 लाख चाहिए। तो ये जो 10 लाख है वो कंसिडरेशन हो गया, जो भी इसका कार बेच रहा है और जिसको कार मिल रही है तो उसको कार उसका कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, एक के लिए पैसा उसका कंसिडरेशन है और सेकंड के लिए कार, वो सोच रहा है कि मैं कार लेकर के उस पर घूमूंगा मौज करूंगा। दूसरे के लिए है कि भाई मैं अपना कार बेच दे रहा हूँ और उसके बाद में जो भी पैसा मिलेगा मैं पैसा को बैंक में जमा करूँगा, या फिर वो जो पैसा है मैं उसको ले करके और भी थोड़ा सा मैं मिला करके एक और भी अच्छी कंपनी की कार लूँगा। तो वो अलग अलग प्रकार की कंसिडरेशन है, दोनों का अलग कंसिडरेशन है। वही जो दो लोग अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं वही कंसिडरेशन हो गया उनका। ठीक है, और जो उनका मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने पर जो आपस में अदला बदली हो रही है वही कंसिडरेशन है। ठीक है, अगर इतना सब चीज़ें हैं तो वो क्या बन गया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वो जाकर के बोलता है भाई ठीक है, अच्छा मैं 3 लाख में सेल आउट कर रहा हूँ, तो बोलता है अच्छा ठीक है मैं लूँगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये सब चीज़ें हैं, ये भाई बोलता है मैं कल आऊँगा परसों आऊँगा, तो यही जो चीज़ें हैं वो एग्रीमेंट बन जाती हैं। ठीक है, और अगर यही जो चीज़ है, ये जो एग्रीमेंट है जहाँ पर ये इन्फोर्सिएबल लिखा है, यानी कि यहाँ पर जो सेक्शन 10 है वो यहाँ पर है। ये जो पॉइंट फिर से देख लीजिए, जो इन्फोर्सिएबल है यहाँ पर सेक्शन 10 लागू होता है। यहाँ पर हमने डबल बॉक्स बना दिया है, फिर से देख लीजिए आप, ये जो इन्फोर्सिएबल है यही सेक्शन 10 है। ठीक है, अगर ये जो एग्रीमेंट है वो सेक्शन 10 को फिलअप करेगा, ठीक है, यानी कि इन्फोर्सिएबल तभी होगा। ठीक है, जो एग्रीमेंट है वो अगर सेक्शन 10 जो कि मैंने आपको 5 पॉइंट बताया वो अगर फॉलो अप करेगा तब माना जाएगा भाई वो इन्फोर्सिएबल है। ठीक है, एग्रीमेंट अगर जो भी सेक्शन 10 है उसको फिलअप करेगा तो माना जाएगा कि वो क्या है, इन्फोर्सिएबल है। उसके बाद में वो ऑटोमेटिक, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 10 यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा था कि जो एग्रीमेंट है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट के पहले का स्टेप है। यहाँ पर देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट है और एग्रीमेंट इसके ऊपर की सीढ़ी है। ठीक है, यानी कि उसके पहले का स्टेप है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे भाई एग्रीमेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो यही अंतर होता है बेसिकली, और बहुत ज़्यादा इसके अंतर्गत कोई अंतर नहीं है। और ईजिली आप समझ गए होंगे कि क्या अंतर है, किस प्रकार से हम लोग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो अंतर है वो कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत ध्यान से नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जब भी वीडियो आए देखिएगा, नहीं तो आपका जो भी लेक्चर सीरीज़ है वो छूटता चला जाएगा और आप पीछे चले जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं भाई मैं क्या करूँगा कि आज आया है मैं नहीं देख पाया हूँ, कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा, ऐसे ऐसे छूट जाता है और आगे की लेक्चर सीरीज आती जाती है। और बहुत सारे लोग जब एग्ज़ाम आता है तब वो लोग सोचते हैं भाई मैं अब देख करके सभी एग्ज़ाम है वो दे दूँगा, मैं दे दूँगा, अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ चूज हो जाएगा, लेकिन तब वो उस समय नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आराम से पढ़िए, डेली जो भी वीडियो आ रही है, डेली या फिर 1-2 दिन बाद आ रही है, ठीक है, तो वो वीडियो उसी समय देखिए ताकि आपको जो मतलब उस समय की जो चीज़ें हैं जैसे थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ेंगे तो क्या होता है कि बहुत ही ईजी आप वे में आप समझ जाएंगी। अब एक ही दिन में आपके ऊपर सभी जो ज्ञान है उसका पुथन्ना ला करके पटक दिया जाए, ठीक है, तो आप फिर हैरान हो जाएंगे, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इसीलिए आराम से पढ़िए, प्रेम से पढ़िए, जब भी आए आराम से थोड़ा सा टाइम निकाल करके जो भी वीडियो है देखिए और जो भी लेक्चर सीरीज है उसको फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, जय हिंद। Fearless.